नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है, कहां पर आपका फोकस होना चाहिए, कौन से ट्रिगर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर आपको रखनी है नजर, ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और उनसे उनकी एक्सपर्ट एनालिसिस भी समझेंगे बाजार पर, ताकि आने वाले हफ्ते के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाए। और इन सबके साथ साथ आपके सवालों को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगले हफ्ते की तैयारी करने से पहले पिछला हफ्ता कैसा था वो भी तो आपको बताना है। पिछले हफ्ते में सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस और अच्छी तेजी जो है वो कैपिटल गुड्स स्पेस में देखने को मिली थी। इनफैक्ट पूरे अप्रैल के महीने में ही देखेंगे करीब 18% के रिटर्न्स कैपिटल गुड्स सेक्टर ने दिखाए, वो भी तब जबकि पूरा का पूरा बाजार जो है वो काफी हद तक वॉलेटिलिटी के चपेट में था। तब भी कैपिटल गुड्स स्पेस अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी ने करीब 1.3% के रिटर्न्स दिए हैं। मिड कैप स्पेस में ऑलमोस्ट 3.5% के रिटर्न्स थे ड्यूरिंग द एंटायर वीक और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 4% के रिटर्न्स थे। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट की अगर मैं बात करूं, डिफेंस सेक्टर ने कमान संभाली पूरे हफ्ते। अच्छा खासा एक्शन डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस में देखने को मिला। एनर्जी, मेटल, रियल्टी, ये कुछ स्पेसेस थे जहां पर काफी अच्छा एक्शन और मजबूती के साइंस देखने को मिले। ऑल इन ऑल लीडिंग परफॉर्मर्स या लीडिंग परफॉर्मिंग सेक्टर्स यही रहे। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि युद्ध के फ्रंट पर, वॉर सिचुएशन पर शायद थोड़ी रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि बातचीत के दौर में आगे बढ़ते हुए युद्ध की स्थिति को और ज्यादा कम करना चाहिए, रिलीफ लानी चाहिए और एक तरह से स्थिति को खत्म करना चाहिए। तो इस पर भी निवेशकों की खास तौर से नजर रहेगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशन जो है काफी हद तक बाजार को परेशान कर रहे थे। ईरान के साथ जल्द युद्ध खत्म करने के ट्रंप के बयान से ही ग्लोबल बाजारों में भी मिला जुला कारोबार दिखा। तो चलिए, ऑल इन ऑल पिछला हफ्ता अच्छा था। कुछ डेवलपमेंट्स हुए। सीज फायर जो है उसे डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करने की कोशिश भी रही और यहां से भी आगे शांति की बात करते हुए देश दोनों मिडिल ईस्ट टेंशन शायद खत्म हो जाए, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं बाजार की तस्वीर को वो आने वाले सेशंस के लिए कैसी देख रहे हैं। हमारे साथ गौरांग शाह है और साथ ही लक्ष्मीकांत शुक्ल जी भी जुड़ गए हैं। दोनों मार्केट के दिग्गज हैं और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च टेक्निकल एनालिस्ट यस सिक्योरिटीज लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, जियोजिट इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। आप दोनों का ही स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। गौरांग सर, एक क्रक्स तो मैंने बताई है, अब आप अपनी रीडिंग बताएं और कहें कि यहां से आगे क्या आने वाला हफ्ता जो है पिछले हफ्ते से बेहतर होगा और क्या रिलीफ एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ओवर द वीकेंड, शायद कोई शॉक ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों को, आपको और लक्ष्मीकांत जी को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, आज का, कल का और परसों का, यानी कि आज का जितना भी दिन बाकी है, शनिवार और सोमवार, क्या उभर करके आता है, ये जो वार्तालाप की बातें सुनाई दे रही है और रिपोर्ट्स में पढ़ी जा रही है, खबरों में पढ़ी जा रही है, और इसका निष्कर्ष क्या निकल करके आता है वो पहले देखना अनिवार्य होगा। एक छोटा डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजिट तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो मानसी जी देखिए, निर्भर करेगा खबरें सोमवार को क्या आती है हमारे और आपके समक्ष। सकारात्मक बात होने की संभावना, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ईरान के तरफ से भी बातें सुनने में आई है कि वो जो परमाणु को लेकर के एक अनिश्चयता का वातावरण था, वहां पर भी ईरान के तरफ से थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण आया है। राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से भी बातें सुनने में आई है कि बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बातें बढ़ रही है और एक शांति प्रस्ताव या फिर विराम युद्ध को लेकर के होने की संभावना है। और अगर ऐसा हो जाता है मानसी जी, तो मेरे ख्याल से एक निर्णय मैं तो तब विश्वास करूंगा जब एक दस्तावेज हमारे सामने आए शांति प्रस्ताव के रूप में, जहां पर जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी देश हैं, उनके हस्ताक्षर और मोहर लग जाए। क्यों, हमें सबको पता है राष्ट्रपति ट्रंप एक बात के लिए प्रसिद्ध है, वह है अपनी टिप्पणी पर और अपने विचारों पर बदलाव करना। तो देखते हैं सोमवार को सुबह क्या
उभर करके आता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है पिछले हफ्ते की कि हमने 22,100 22,200 का एक निचला स्तर बना था मानसी जी, और वहां से करीबन 2,000 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त हमने सेंसेक्स में देखी है। 6,000 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त हमने अनुमानित सेंसेक्स पर देखी है। कुछ वित्तीय क्षेत्र की सूचकांक में भी सुधार हुआ, क्षेत्र के सूचकांक में सुधार हुआ। अब देखते हैं सोमवार को क्या उभर करके आता है, लेकिन लगता है कि थोड़ी बहुत स्थिरता बाजार में आए। एक चीज जिस पर मैं निर्भर हूं स्थानीय मार्केट में, वो है पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत सहारा यहां से मिलेगा। लेफ्ट तो चलिए, ये राय गौरांग जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, वैसे तो ओवर द वीकेंड बड़े दिग्गज बैंक्स के नतीजे भी हैं जिस पर हमें फोकस करना है, लेकिन ऑल इन ऑल कैसे देख रहे हैं आप बाजार की तस्वीर को? क्या यहां से सेंटिमेंट्स पॉजिटिवली डेवलप होते हुए आपको नजर आते हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गौरांग सर को, रीटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, रिकवरी बड़ी साउंड देखने को मिली है। इस हफ्ते भी निफ्टी अपने 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हर्डल है वो इमीडिएट जो हर्डल है वो 24,500 का है, वहां पर 100 वीक SMA है। अगर उसको निफ्टी पार करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर हमें एक अच्छी खासी अपवर्ड रैली देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी को पुश करेगी 24,750। और अगर 24,750 के लेवल्स निकलते हैं तो फिर हमें 25,000 के लिए भी लेवल्स आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट है वो 24,000 का है, और जो सेकंड लाइन ऑफ सपोर्ट है वो 24,700 का है। तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक हमें लगता है कि जो पॉजिटिव सेंटीमेंट है वो कंटिन्यू रह सकता है। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में टूजर बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न डेली चार्ट्स में देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन 56,700 के ऊपर आ सकता है, जहां पर इसके 200 EMA है। अगर उसके ऊपर का एक ब्रेकआउट आता है तो वहां से मुझे लगता है 57,300 से लेकर 57,500 के जोन बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 55,800 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है काफी बुलिश है। इंडिया बिक्स में भी मल्टीपल बेरिश पैटर्न बन रहे हैं। अगर 17 के नीचे आने वाले समय में क्लोजिंग होती है तो हमें फर्दर डाउनवर्ड मूव 14 से लेकर 15 लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक स्टेबिलिटी के संकेत देखता है। तो ओवरऑल सिनेरियो अभी तक तो हमें पॉजिटिव लग रहा है। ऑलराइट, तो चलिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई दिख रही है ओवरऑल मार्केट पर। और यहां से आगे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल गौरांग सर, अनंत प्रसाद श्रीवास्तव का है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 50 शेयर इन्होंने 465 के दाम पर खरीदे हैं। PFC REC दोनों स्टॉक्स पर आपसे राय समझना चाहेंगे। 1.25% की तेजी PFC में हमने लास्ट सेशन में देखी, 2-2.5% की तेजी REC में थी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल्स हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी मेंटेन करके चल रही है। डिविडेंड यील्ड भी बेहतर प्रोवाइड की है स्टॉक ने। कैसे देख रहे हैं इस स्टॉक को? हमारे व्यूअर की एंट्री 465 यानी कि इन्हीं लेवल्स के आसपास की है। अंशी जी, क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा। पहले ऊर्जा क्षेत्र, यानी कि इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण, ऊर्जा उत्पादन की वित्तीय सहाय करने के लिए कंपनियां, जैसे कि उदाहरण के तौर पर PFC जिसका नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हुआ करता था पहला, REC जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ऊर्जा वितरीकरण में योगदान देती है कंपनी, और ऊर्जा उपकरण बनाने वाले कंपनियां। और ये दोनों ही कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। और हमने इस बारी जब माननीय वित्त मंत्री जी को सुना था बजट के दरमियान में, श्रीमती निर्मला सीतारामन जी को, तो ये दोनों कंपनी के विलय की बात की थी। अब दोनों ही कंपनियों पर बुनियादी दर के आधार पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन दोनों ही कंपनियां इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि काफी सक्षम और मजबूत है। और विलय के पश्चात मानसी जी जो कंपनी खड़ी होगी उसकी बैलेंस शीट बहुत ही सक्षम और मजबूत होगी, और कारोबारी रुझान जो है वो भी काफी सकारात्मक होगा। क्योंकि एक तरफ PFC जो कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए, तो दूसरी तरफ REC जो कि ऊर्जा वितरीकरण। तो ये दोनों जो मिश्रण है, और ये मिश्रण के पश्चात जो कंपनी और बैलेंस शीट खड़ी होगी वो काफी सक्षम और मजबूत होगी। अब ये कब होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन क्षेत्र अच्छा लगता है।
ठीक है, सेक्टर पॉजिटिव लगता है और एक फंडामेंटल नजरिया गौरांग जी की तरफ से आपको मिल चुका है। इस बीच एक और सवाल देख लेते हैं लक्ष्मीकांत जी। एमटीएनएल पर सवाल है। हमारे व्यूअर मुकेश गुप्ता जी ने एमटीएनएल के 9,300 शेयर्स खरीदे, 40 अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। पहला तो ये कि रिसर्च किए बिना शायद स्क्रिप्ट के दाम को देखकर एंट्री इन्होंने कर ली है। एक 52 वीक रेंज भी देखे तो 58 के लेवल तक ये स्टॉक ने एक ऊपर की तरफ कोशिश की है जाने की। लास्ट क्लोज करीब 33 के दाम पर है। नेगेटिव्स है, अगर फंडामेंटल्स की मैं बात करूं तो लो इंटरेस्ट रेशियो है, सेल्स ग्रोथ बुरी रही है, पुअर सेल्स ग्रोथ इनफैक्ट डिलीवर की है और इनफैक्ट यहां से आगे पॉजिटिव्स कम ही नजर आ रहे हैं। पहले तो इतनी बड़ी मात्रा में ये शेयर्स खरीदने पर एडवाइस कुछ दीजिए हमारे इस व्यूअर को, और हाँ उसके बाद क्योंकि 40 के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है स्टॉक, क्या राय होगी टेक्निकली? देखिए, लोअर लेवल से वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी तो देखने को मिल रही है, बट स्टॉक अभी अपने हर्डल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग हर्डल 35 से लेकर 38 के जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 200 SMA भी देखने को मिल रहा है। तो जब तक एमटीएनएल इसके ऊपर का एक डेली क्लोज नहीं देता है, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें एक हल्का सा रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकता है। बट मुझे यहाँ से ज्यादा बड़ी गिरावट अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन लोअर लेवल पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो मीडियम टर्म की सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, बट फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। अगर 38 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो उसके बाद से फिर हमें यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो इस स्टॉक को पुश कर सकता है। नेक्स्ट लेवल है वो 43 से लेकर 45 के जोन का आ रहा है। तो और जैसे कि आपने बताया कि इनकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो एक बार 38 के आसपास आता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लें, और वहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टारगेट बताया गया 45, वहां तक वेट किया जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए ये राय एमटीएनएल पर आपको मिल चुकी है। अगला सवाल है राकेश जी का अडानी टोटल पर। करीब 100 शेयर्स खरीदे हैं 654 के दाम पर, 631 का लास्ट क्लोज रहा। गौरांग जी आपसे एक राय, 6% के गेंस पर अडानी टोटल में हमने देखा अच्छी खासी मूव्स के बीच कामकाज देखने को मिला। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में और सप्लाइंग नेचुरल गैस डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल और व्हीकल यूजर्स को करने का काम। क्या राय होगी? अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ही एक मूव था और 654 के लेवल पर व्यूअर की एंट्री 631 पर हमने लास्ट क्लोज देखा था। फंडामेंटल आपकी राय बताइएगा सर। सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी टोटल, अडानी समूह की कंपनी। दूसरी बात ये मानसी जी, आज ही एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी जहां पर सरकार की योजना है कि, और ये जो पूरा रायता फैलाया हुआ है अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान को लेकर के, और जो परिस्थितियां हैं मानसी जी, तो एक सबक जो हमें सीखने मिला है कि हमारी जो निर्भरता है उसको कम करनी चाहिए जहां तक ऊर्जा की जरूरत है। आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि सरकार की योजना पहले भी थी और अब एक ये योजना को और विस्तार रूप से जमीनी स्तर पर लागू करेंगे, जहां पर करीबन खर्च करेंगे 12,000 करोड़ रुपया। ये जो गैस पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए और उपलब्धि आसान करने के लिए। ये क्षेत्र पसंद आता है मानसी जी, लेकिन अडानी टोटल पर कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। और जिस प्रकार से सिर्फ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के नहीं, पाइप गैसेस जो घर तक पहुंचते हैं उसकी भी मांग पिछले, अगर आप देखें ये जो युद्ध खड़ा हुआ है उसके पश्चात काफी जोर शोर से नए घरों में कनेक्शन लग रहे पाइप गैस के, और सरकार भी और राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार प्रोत्साहन कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा घर पाइप गैस से कनेक्ट हो जाए, जिससे निर्भरता गैस के सिलेंडर पर कम हो जाए। तो अगर ऐसा वास्तविकता में होता है, ये थोड़ा समय लगेगा मानसी जी, क्योंकि ये पूरा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा जो है वो खड़ा करने की बात है, तो ये एकदम से नहीं होगा, समय लगेगा। लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है अडानी टोटल गैस। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि फिलहाल कवरेज नहीं है। ठीक है। लक्ष्मीकांत सर, सीडीएसएल पर अगला सवाल राजीव नारायण का है। 100 शेयर 1640 के दाम पर इन्होंने खरीदे हैं। सीडीएसएल के स्टॉक को एक बार देख लेते हैं, और लास्ट क्लोज जो है 1395 के दाम पर है। 1600 इन्होंने खरीदे हैं, 1600 के लेवल्स पर इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं।
लास्ट क्लोज हमने इसका भी काफी अच्छा देखा। इनफैक्ट पूरे एक्सचेंज एंसिलरी पॉकेट में काफी अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा था। एक्सचेंज एंसिलरीज की अगर मैं बात करूं, एंजल वन, आनंद राठी, बीएससी लिमिटेड काफी अच्छे लेवल्स पर कामकाज कर रहे थे और ग्रो में एक ब्रीदर था, मानो एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा हो। हालांकि ब्रीदर भी कोई बड़ा नहीं था, कोई बड़े डाउन टिक्स नहीं नजर आए। कैसे देख रहे हैं इस पूरे बास्केट को आप? ओवरऑल सेंटीमेंट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। सीडीएसएल में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। स्टॉक्स अभी फिलहाल अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन डेली के चार्ट्स पर अभी पिछले 4 से 5 दिनों में अगर हम देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सत्र में स्टॉक ने अपने 100 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है और ये जो फॉर्मेशन है वो बुलिश बेल्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न का है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो पुल बैक मूव आगे की तरफ बढ़ सकता है। एक माइनर हर्डल है 1415 का, अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग होती है फिर ये जो पुल बैक रैली आगे की तरफ बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो फिर हमें 1485 से लेकर 1500 जोन के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है और जो सपोर्ट है वो आगे की तरफ बढ़ गया है। अब जो सपोर्ट नजर आ रहा है 1340 का है। जब तक सीडीएसएल इसके ऊपर रहता है तब तक इसमें स्ट्रेंथ बना रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर ओवरऑल आपके लिए। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। गौरांग जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं आज के वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? एक शेयर मानसी जी है सरकारी बैंक की सूची में से और एक है खपत से जुड़ी हुई सूची में से। तो सरकारी बैंकों की सूची में से बैंक ऑफ बड़ौदा का चयन हमने किया है और हमारा अनुमान यह कहता है कि न तो सिर्फ पिछले वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे, लेकिन आने वाले तिमाही नतीजे काफी सकारात्मक आएंगे। कुछ वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई निजी क्षेत्र की बैंक, सरकारी बैंक और मजबूत एनबीएफसी की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पर खरीदारी की राय है। ये लंबी अवधि के लिए, छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है। बुनियादी दर के आधार पर अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 325 के आसपास का रखा है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। दूसरी कंपनी खपत से जुड़ी हुई है डाबर लिमिटेड। यहां पर भी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। लंबी अवधि के लिए इस तरह से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर जोड़ते जाए। शायद थोड़ी बहुत अनिश्चितता, जो मेघराज का आशीर्वाद इस साल कम होने वाला है हमारे भारत देश पे वर्षा के रूप में, उसको लेकर के थोड़ी कठिनाइयां है, लेकिन मेरे ख्याल से काफी लंबा समय है अभी वर्षा ऋतु को आने के लिए, आगमन होने के लिए वर्षा ऋतु। मैं उम्मीद करता हूं कि परिस्थिति में सुधार हो सकता है। तो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय, अनुमानित लक्ष्यांक डाबर में करीबन 525 रुपए के आसपास। ऑलराइट, तो चलिए दो शेयर्स वीआईपी कैटेगरी के गौरांग जी की तरफ से इस वक्त हमें मिलते हुए। इस बीच लक्ष्मीकांत जी, आपके वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? सबसे पहला जो शेयर है वो श्री राम फाइनेंस है। यहाँ पर हमने फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली के चार्ट्स पर देखा हुआ है और स्टॉक अभी अपने शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट काफी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो है 1095 का और बाय करते समय में स्टॉप लॉस रखना है 1005 का। दूसरा स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में हमें एक लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी डेली के चार्ट्स पर देखने को मिली है। आज के सेशंस में भी यहाँ पर स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिबाउंड दिखाया है। 50 डीएमए के सपोर्ट लेने के बाद फर्दर ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। इसको हमें बाय करना है 292 293 के आसपास। हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 287 का और जो हमारे टारगेट हैं वो अभी फिलहाल आते हुए दिखाई दे रहे हैं 303 रुपीज के। ओके, लक्ष्मीकांत जी, गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स की अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए और बाजार पर आपकी राय, इनसाइट्स, आउटलुक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। और इसी के